ये है क्लास 12th का लेक्चर एग्रीगेट डिमांड का। इस लेक्चर में हम एग्रीगेट डिमांड को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और इनके रिलेटेड जो भी फंक्शंस एंड एवरीथिंग है वो सब मिलेंगे। लेकिन हम चैप्टर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, एक एक सेक्शन उठा के पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड की ही बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कैसे काम करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड होता क्या? अच्छा, डेफिनेशन पढ़ने से पहले अगर हम नॉर्मली बात करें तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट और डिमांड शब्दों को तोड़ो, मतलब समझो। डिमांड क्या होता है? जब भी आप किसी चीज़ के लिए एक विलिंगनेस दिखाते हो कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है एंड आपके जेब में उसके पैसे भी होते हैं, विलिंगनेस भी होती है एंड परचेजिंग पावर भी होती है, तब हम उसे डिमांड कह रहे थे माइक्रो लेवल पे, जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए। एग्रीगेट क्या बोल रहा था, जो हम +2 में कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक, 12th स्टैंडर्ड में मैक्रो में कई बार हमने डिस्कस किया। एग्रीगेट शब्द क्या बोलते हैं? जो आप सारी इकोनॉमी की चीज़ को टोटलिटी में चेक कर रहे हो, कोई भी चीज़ है चाहे वो, उसे हम एग्रीगेट बोल रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? सारी इकोनॉमी में होने वाली डिमांड। आया ना? बोलो किसको बात समझ में आई? तो एग्रीगेट डिमांड कैसे काम करेगा? हम डिमांड उठाना चाहते हैं सारी इकोनॉमी। अब फर्क क्या है जब हम माइक्रो लेवल पे डिमांड को पढ़ते हैं और जब हम मैक्रो लेवल पे डिमांड को? जब हम माइक्रो लेवल पे डिमांड को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि कंज्यूमर की विलिंगनेस क्या है या उसकी परचेजिंग पावर क्या है। लेकिन मैक्रो लेवल पे ये देखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अब कैसे हर कंज्यूमर के पास, हर प्रोड्यूसर के पास, गवर्नमेंट के पास सबकी विलिंगनेस, सबकी परचेजिंग पावर कैसे चेक करोगे? तो आप एक्चुअल डिमांड नहीं उठा रहे हो। जब आप एग्रीगेट डिमांड उठाते हो, आप कभी भी एक इकोनॉमी की एक्चुअली डिमांड कितनी हुई है उस इकोनॉमी में ये नहीं पिकअप करते। आप उठाते हो कि एक इकोनॉमी में जो भी सेक्शंस हैं ये कितना सोच रहे हैं डिमांड करने का, कितना इन्होंने प्लान किया कि इस साल में हम इतना खर्चा कर देंगे। उसको जब हम पिकअप करेंगे तब हम एग्रीगेट डिमांड। अब आप कहोगे यार ऐसे किसी ने क्या प्लान किया, हम वो क्यों उठा रहे हैं, एक्चुअल क्यों नहीं उठा रहे? समझो, ये जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल है बेसिकली ये कीन्स के दिए हुए हैं एंड कीन्स ने मॉडल्स को शॉर्ट रन के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। यानी आप पढ़ रहे हो एग्रीगेट डिमांड, एक साल में उसका जो भी आपने रिजल्ट आप कंक्लूड कर रहे हो उस बेसिस पे आपने एक स्टडी बना दी। यानी कि आज आपने एग्रीगेट डिमांड का बता दिया कि ये एग्रीगेट डिमांड है, ऐसा 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 ऐसा, जो भी रिलेटेड फैक्टर्स है सब बता दिए एंड अगले एक साल में उस हिसाब से पॉलिसीज एंड एवरीथिंग प्लान आउट हो जाएंगे। तो आप एक्चुअल डिमांड नहीं उठाते हो, आप प्लान डिमांड उठाते हो कि आपको क्या लगता है कि एक इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्शंस कितना प्लान करेंगे, कितना प्लान कर चुके हैं खर्चा करने का उस फॉलोइंग ईयर। आई होप हमारे कुछ सवालों का हमें जवाब मिला होगा। जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, जो सवाल आता है कॉमनली कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्यों उठाना, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर उठाना पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे लोगों के पास जा के पूछोगे कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है, आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, आपने कितना एक्सपेंडिचर किया? इकोनॉमिकली जो चीज़ पॉसिबल है, जो डाटा पिकअप करना पॉसिबल है, वो यही है कि लोग कितना प्लान करेंगे खर्च करने का एक साल में। उसी को हम क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है? AD is the sum total of total expenditure that people plan to incur. लोग जो सोच रहे हैं खर्चा करने का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? AD बोल रहे हैं। ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी खर्चा प्लान हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड। सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। शॉर्ट रन के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट डिजाइन है, इसीलिए मैक्रो में बार बार ये शब्द पढ़ोगे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर कोरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। जितना जितना इनकम है उस हिसाब से लोग जितना जितना एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं एक साल के लिए, उसको जब हम पिकअप करते हैं तब हम क्या देख रहे होते हैं? एग्रीगेट डिमांड। बोलो किसको इतनी बात समझ में आई? आया ना? चलो, और अच्छे से एडी को समझने के लिए हमारी बुक हमारे लिए कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करती है। इट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सारी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स, जितनी भी सर्विसेज है,
सबकी डिमांड की बात होगी, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर मार्केट या एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की नहीं, सबकी इन टोटल। एक डाउट आता है कि मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या फर्क है। मार्केट डिमांड में भी आप एक पर्टिकुलर मार्केट या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डिमांड को स्टडी कर रहे हो, वेयर एज एग्रीगेट डिमांड में आप सबको ही स्टडी कर रहे हो, जितनी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस मार्केट से बिलोंग कर रहे हैं, एक इकोनॉमी की सारी गुड्स एंड सर्विस मेजर्ड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, इट इज अ डैश कॉन्सेप्ट। अब आपके लिए ब्लैंक छोड़ दिया, आप बता रहे हैं आपको कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो एक साल के लिए निकाला जाता है फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऑप्शंस देती हूँ, स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, बताओ जल्दी से। जब भी हम कोई चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, जब भी हम कोई चीज एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पढ़ चुके हैं हम ये पहले। क्या जवाब है इसका, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। बोलो किसको बात समझ में आ रही, आया ना। चलो, एडी कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू इनकम और जनरल प्राइस लेवल। अब आप एडी को इनकम, देश में इनकम कितना है उसके हिसाब से भी मेजर कर सकते हो, देश में प्राइस लेवल क्या चल रहा है उसके हिसाब से भी मेजर कर सकते हो। कॉमन सेंस, कॉमन दिमाग, अपने पे आ जाओ, देश को छोड़ो, अपने पे आ जाओ। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो आप 50 रुपए का मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब ये इनकम 100 से बढ़कर 200 हो गई, आया ना, तो आपकी जो डिमांड है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने क्या नोटिस किया, इनकम और डिमांड के बीच में एक रिलेशन है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है वैसे वैसे हमारी डिमांड भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर देती है। ऐसे ही पूरी इकोनॉमी के लेवल पे अगर इनकम लेवल राइज किया है तो इकोनॉमी में होने वाला टोटल डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है, वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इनकम और डिमांड के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। वेयर एज प्राइजेस की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपको जो चॉकलेट पसंद है वो 10 रुपए की मिलती है, ठीक है। अब वो चॉकलेट का प्राइस 10 से बढ़कर 20 रुपए हो गया, तो अब उसकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आप उसे खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, इसको बात समझ में आ रही। क्या हुआ यहाँ पे, प्राइजेस के राइज करने की वजह से डिमांड क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, आया ना। इसीलिए एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ऐसे ही पूरी इकोनॉमी लेवल पे अगर प्राइसेस बढ़ गए हैं, महंगाई आ गई है, तो जो ओवरऑल इकोनॉमी का डिमांड है वो क्या करेगा, गिर जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल में भी कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ ने समझाने की क्या बात है कि जो एडी है इसको आप दोनों को यूज करके स्टडी कर सकते हो, इनकम को यूज करके भी, जनरल प्राइस लेवल को यूज करके भी। लेकिन इस बार आपके सिलेबस के हिसाब से हम एडी को स्टडी करेंगे सिर्फ इनकम के हिसाब से, प्राइस लेवल के हिसाब से एडी को स्टडी नहीं करें। क्लियर हुई इतनी बात। चलो, 4th पॉइंट, एडी इज नॉट सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिमांडेड, इंस्टेड इट इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एक इकोनॉमी में कितनी क्वांटिटीज एक्चुअल में डिमांड हुई है वो एडी नहीं है, क्या लोग सोच रहे हैं खर्चा करने का उसे एडी कहा गया है, टोटल एक्सपेंडिचर, और वो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। किसको बात समझ में आ रही, आया ना, बोलो, बिल्कुल क्लियर हो रही है इतनी बात हमें। चलो आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट ऑफ एडी हमें समझ आ गया, आया ना। तो एडी के कंपोनेंट्स क्या होंगे, जब आप एक देश की एडी निकाल रहे हो, एग्रीगेट डिमांड निकाल रहे हो, तो आप किस किस को इंक्लूड करोगे, किस किस के प्लान्ड खर्चों को इंक्लूड करोगे, आप इंक्लूड करोगे कंज्यूमर के खर्चों को, आप इंक्लूड किसको करोगे, एक कंज्यूमर कितना खर्चा कर रहा है, हाँ, यानी आपके मेरे जैसे लोगों ने पूरे देश में कितना खर्चा किया, कितना खर्चा सोचा है करने का, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अच्छा, और कितना देश का प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी तो एक एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स है, कितना गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, वो भी तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट है। किसको बात समझ में आ रही, आया ना। अगर हमारी इकोनॉमी 3 सेक्टर इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है,
तो एग्रीगेट डिमांड के ये सभी क्या होने वाले, कंपोनेंट्स होने वाले। अगर हमारी इकोनॉमी 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो एग्रीगेट डिमांड के ये कंपोनेंट्स होने वाले। अगर हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी है, यानी देश के बाहर भी ट्रेड हो रहा है, फिर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर का भी जो डिमांड है वो भी हमने क्या कर दिया, इसमें ज्वाइन कर दिया। बोलो किसको बात समझ में? सिंपल सी बात है, कंपोनेंट्स ऑफ एडी क्या हो गए, किन किन लोगों को आप इंक्लूड कर रहे हो, अकाउंट कर रहे हो अपनी एडी निकालते हुए। इतनी बात बिल्कुल हमें समझ में आ गई, हाँ या ना? कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है और एक्सटर्नल सेक्टर है। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में जो भी आपके एडी स्केड्यूल्स बनेंगे या जो भी आपके एडी डायग्राम्स बनेंगे, ग्राफ्स बनेंगे, वो हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से। यानी कि हम मान के चलेंगे फिलहाल के लिए कि हमारे पास एक तो इन्वेस्टमेंट होगा और एक कंजम्पशन होगा, यानी कि एक तो प्रोड्यूसर सेक्टर होगा और एक कंजम्पशन सेक्टर। तो देखिए कि एडी का बिहेवियर क्या है। एडी के बिहेवियर को याद करो, हमें किस हिसाब से पढ़ना है, प्राइस के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, इनकम के हिसाब से। हमारे सिलेबस में हम चेक करना चाहते हैं कि एडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉस हूँ, मैं चेक कर रही हूँ कि मैं अगर अपने एम्प्लॉय को 1000 रुपये सैलरी दे रही हूँ तो वो कितना खर्चा कर रहा है, अगर उसको 2000 रुपये सैलरी दे रही हूँ तो वो कितना खर्चा कर रहा है, अगर 3000 रुपये सैलरी दे रही हूँ तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से उसका डिमांड कैसे शिफ्ट करता है। जब मैं ये स्टडी कर रही हूँ, इसी को अगर मैं पूरे देश पर अप्लाई करूँ कि देश के इनकम लेवल को बढ़ाने घटाने पे एडी कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, तब मैं क्या स्टडी कर रही हूँ, एडी का आपकी बुक के हिसाब से बिहेवियर स्टडी कर। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ है, हाउ एडी रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ वाई। कैसे रिस्पॉन्ड करती है एडी अलग अलग लेवल ऑफ वाई को। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, टेबल में देखो क्या हो रहा है। जब इनकम 0 है तब एडी कितना है, एडी कितना है 30, 20, 40, 40, 50, 60, 60, 80, 70। यानी कि आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, आप घर में बेरोजगार बैठे हो, फिर भी आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट कर रहे हो। आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं खर्चा कैसे करूँगा। आप दिमाग लगाओ, चाहे आपके पास पैसा नहीं है लेकिन 2 वक्त की रोटी तो खाओगे, चाहे अपनी सेविंग्स यूज करो, चाहे किसी से मांग कर लाओ, बोरो करो मनी को, लेकिन रोटी तो खाओगे 2 वक्त की, 1 वक्त की तो खाओगे जिंदा रहने के लिए। इसको बात समझ में आई कि जब लोगों की इनकम 0 भी होगी तब भी वो कुछ ना कुछ डिमांड तो करेंगे ही करेंगे। ये जो मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड होती है, इसको नाम दिया जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन या ऑटोनॉमस एग्रीगेट डिमांड। ये हमें क्या समझाना चाहती है कि चाहे बिल्कुल भी इनकम ना हो फिर भी कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो इकोनॉमी में होगा ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इनकम बढ़ गई और एडी भी बढ़ गया, कुछ ना कुछ इनकम और बढ़ गई, एडी और बढ़ गया, इनकम और बढ़ गई, एडी, इनकम और बढ़ गई और एडी और बढ़ गई। क्या बिहेवियर हमें समझ में आ रहा है कि इनकम बढ़ती है तो एडी भी बढ़ता है। यानी अगर आपकी जेब में पैसा बढ़ रहा है तो आप खर्चा भी ज्यादा करो। बोलो किसको बात समझ आ रही? 2 बिहेवियर समझ आए कि अगर y 0 भी हुआ तब भी कुछ ना कुछ एडी तो होगा ही होगा। सेकंड बिहेवियर क्या समझ में आया कि अगर y बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगा। थर्ड बिहेवियर क्या है यहाँ पे, ध्यान से नोटिस करो कि एडी क्या कर रहा है, सॉरी वाई क्या कर रहा है, इनकम क्या कर रही है आपकी, हर बार जंप मार रही है 20 स्टेप्स का, हाँ या ना। ये हमारा क्या जंप मार रहा है, 10 स्टेप्स का, हाँ या ना। चलो इस पॉइंट तक तो क्या था, हमारी एडी ज्यादा थी और हमारा वाई कम था। एक पॉइंट ऐसा भी आया जहां पे हमारा वाई और एडी क्या हो गए, बराबर हो गए। जितना कमा रहे थे उतना खर्चा हो जाता था। लेकिन जब हम 80 रुपए कमा रहे हैं तो 70 क्यों खर्चा कर रहे हो, 80 खर्चा करो ना। अगर जेब में 100 रुपए हैं तो 100 खर्च करो, 80 क्यों खर्च कर रहे हो। ये क्या बात बनी, ये क्या बिहेवियर है।
ये बिहेवियर है सेव करने का। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इनकम बढ़ने की वजह से कुछ पार्ट ऑफ इनकम खर्चा करने के बाद सेव करने लग जाते हैं, बचाने लग जाते हैं कि ज़रूरत आ पड़ी तो। डिफ़िकल्ट टाइम्स के लिए लोग क्या करते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं, या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए लोग क्या करते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं, सारा का सारा इनकम खर्चा नहीं करते। तो हम नोटिस करते हैं कि जिस स्पीड से फिर वाई बढ़ जाता है ना, उस स्पीड से हमारा एडी नहीं बढ़ता, बढ़ता है, बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग पार्ट ऑफ इनकम सेव करने लग जाएंगे। बोलोगे इसको बात समझ में? हाँ या ना? जो बिहेवियर्स की हमने बात की वही यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, देखो। मिनिमम लेवल ऑफ एडी एग्जिस्ट इवन एट वाई इज जीरो। इनकम जीरो भी है तब भी मिनिमम लेवल ऑफ एडी तो होगा ही होगा। एडी इंक्रीजेज एट वाई इंक्रीजेज, एडी इंक्रीजेज व्हेन आएगा यहाँ पे, एडी इंक्रीजेज व्हेन वाई इंक्रीजेज। सो पॉजिटिव रिलेशन, जैसे जैसे एडी बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई, जैसे जैसे वाई बढ़ रहा है वैसे वैसे एडी बढ़ रहा है, इसीलिए एक पॉजिटिव रिलेशन है। आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ वाई इज रीच्ड, एडी लैग्स बिहाइंड वाई बिकॉज पीपल सेव। लोग सेव करने लग जाते हैं, इसीलिए एडी उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ता जिस स्पीड से वाई बढ़ जाता है। बोलो किसको बात समझ में आया ना? बिल्कुल क्लियर हो गई इतनी बात हमें। तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं? बिहेवियर हमें समझ आ गया, हाँ या ना? तो अब बनाते एडी का कर्व। क्या बना हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास, आप देख सकते हो, ये लाइन है मेरे पास, यहाँ पे एडी ए शो कर रहा है, हाँ या ना? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी इनकम या जीडीपी शो कर रहे हैं, और ये एक लाइन है जो मेरी इकोनॉमी की इनकम को शो कर। अब अगर हमारी बुक के हिसाब से हम अपना एडी कर्व बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ए डी कर्व। एडी कर्व हमने समझा, एडी को हम किस सेक्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी में, सी प्लस आई। बुक हमारी इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से ड्रॉ कर देती है। ये इन्वेस्टमेंट एक कांस्टेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसे बोला जाता है इंड्यूस्ड इसे बोला जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट अलग चीज हो गई, उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? जैसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन थी, कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एग्जिस्ट कर रहा था, उसी तरीके से इकोनॉमी में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी होगी, एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि अभी हम इन्वेस्टमेंट के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, इसीलिए इसे ऑटोनॉमस ही मान लिया गया है, कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ही मान लिया गया। एडी सी और आई को प्लस करके बना है, यानी कि ये जो लाइन है एडी की, इसमें सी की वैल्यूज भी है और ये आई की वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ में आ रही है, हाँ या ना? याद करो टेबल में क्या हो रहा था कि एडी इनकम से पहले क्या थी, ज्यादा थी। ये हमारा इनकम का लाइन है वाई वाला, हाँ या ना? वाई हमारा क्या है, इनकम का लाइन है। इनकम क्या थी, एडी से कम थी। देखो इनकम का लाइन लो लेवल पे और एडी का लाइन हाई लेवल। एक पॉइंट पे जाके इनकम और एडी क्या हो रहे थे, बराबर हो रहे थे, आया ना? वो इंटरसेक्शन का पॉइंट है। उसके बाद वाई जिस स्पीड से, यानी कि इनकम जिस स्पीड से बढ़ रहा था, एडी उस स्पीड से बढ़ नहीं रहा था। तो अगर हम यहाँ पे देखें वाई हायर है और कंपैरेटिवली एडी क्या है, लोअर है। क्यों? क्योंकि लोग सेव करने लग गए। आपको यही बिहेवियर समझाना होगा जब आपको क्वेश्चन आएगा कि आप एडी कर्व बनाइए या एडी के बिहेवियर को समझाइए। तो आप ऐसा एक डायग्राम बना देंगे, यहाँ पर आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करेगा। ये आपका एडी कर्व है जिसमें आप 2 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से सी और आई को इंक्लूड कर रहे हो। देन ये आपका 45 डिग्री लाइन जो बना है वाई का, आपको इसका रीजन फाइंड करना है होमवर्क में कि ये लाइन 45 डिग्री पे ही क्यों बना है। स्पेसिफिकली इनकम का जो लाइन है ये 45 डिग्री पर ही क्यों बना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने आंसर्स कमेंट डाउन कर सकते हो कि ये 45 डिग्री का लाइन क्यों बन रहा है हमारा वाई का। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ रही है,
हाया ना, एडी कर्व कैसे काम कर रहा है समझ में आ गया। एक बार साफ साफ बना देते हैं डायग्राम। क्या हो रहा है, ये हमारा y है, ये हमारा AD है जो कि C प्लस I को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास ये हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है, ये हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये हमारा इनकम है, दैट इज बाय। बोलो किसको बात समझ में आ गई। 3 फेजेस में आप इसे समझा सकते हो। पहला फेज जहाँ पे आपका एडी क्या है, ज़्यादा है वाई से, फिर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा वाई और एडी क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, सेम हो जाएगा। देन वाई हायर एंड एडी लोअर, लैग्स बिहाइंड बिकॉज पीपल स्टार्ट टू से। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ गई। हाँ या ना। एडी का टॉपिक हमें काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एएस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।